हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए हम आज की जो नई वीडियो है उसे शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे आप सभी। तो आज की जो नई वीडियो है इसमें हम लोग कक्षा 12 यानी क्लास 12 की जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला लेसन जो हमारा है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में क्या क्या चीज़ें आती है। लिंगानुपात आता है, आयु संरचना आती है और साक्षरता, व्यावसायिक संरचना। ये 4-5 चीज़ें आती हैं जो आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो ये लेसन भी आपका क्लियर हो जाएगा। छोटा सा लेसन है। जनसंख्या संगठन में लिंगानुपात की अगर हम चर्चा करें तो लिंगानुपात क्या होता है। जब भी हम लिंगानुपात की बात करेंगे तो वहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या के बारे में बात की जाएगी। आपको ये समझना है कि स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा है कि पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो जहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी पुरुषों की अपेक्षा तो आप वहाँ पर बोलेंगे कि लिंगानुपात अधिक है। अगर स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से कम होगी तो आप बोलेंगे कि लिंगानुपात वहाँ का कम है। जब भी कोई पूछे लिंगानुपात यहाँ का ज़्यादा है तो आपको समझना है कि वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक है, स्त्रियों की जनसंख्या अच्छी है, तो वहाँ पर लिंगानुपात अधिक होगा। और अगर आपको ये बोला जा रहा है कि स्त्रियों की जनसंख्या वहाँ पर कम है तो आप ये समझिएगा कि लिंगानुपात कम है, वहाँ पर स्त्रियों की दयनीय दशा है यानी अच्छी दशा नहीं है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें परिभाषित रूप से तो लिंगानुपात क्या होता है। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में और विदेश में इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। भारत में ये बात की जाती है कि प्रति हजार पुरुषों पर यानी 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं या कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो कहलाता है लिंगानुपात। यानी स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, ये कहलाता है लिंगानुपात। और लिंगानुपात का सूत्र ज्ञात करने के लिए केवल उसमें 1000 से गुणा कर देते हैं। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, तो वो उसका सूत्र हो जाता है। लेकिन आपको परिभाषित रूप में समझना है कि 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियों की संख्या है, ये होता है लिंगानुपात। विदेशों में क्या होता है, विदेशों में स्त्रियों की स्थिति कुछ जगह ठीक है तो वहाँ पर परिभाषा किस तरह से चलती है कि 1000 महिलाओं पर इतने पुरुष हैं, वो होता है लिंगानुपात। तो कहीं कहीं पर महिलाओं की स्थिति ठीक है इसीलिए ये परिभाषा बनी है, वरना पहले वाली ही परिभाषा रहती। तो लिंगानुपात की मैं जब भी बात करूंगा लिंगानुपात अधिक है तो महिलाओं की स्थिति सही है, यानी महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक वहां पर है जहां की मैं लिंगानुपात अधिक है बात करूंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा लिंगानुपात क्या होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या या प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये होता है लिंगानुपात। आपको बस 2 ही लिंग पढ़ना है, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। नपुंसक को आपको इसमें अभी नहीं जोड़ा गया है, लेकिन आपको महिलाएं पुरुष करके बात चलेगी, बीच वाले का भी इसमें नहीं बोला जाएगा। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं या 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, ये बात करेंगे हम लिंग अनुपात में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात ऐसा कौन सा देश है जहां पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, यानी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो वहाँ की हम बात करें वो है लताविया में। लताविया यानी लैटविया, ये जो है यूरोप का महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ये पड़ता है। नॉर्वे, स्वीडन, इस्टोनिया के नीचे दक्षिणी भाग में है लताविया, जिसे लैटविया भी बोलते हैं। तो विश्व की जनसंख्या औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व की बात करें यानी विश्व का जो लिंगानुपात है पूरे होल वर्ल्ड का, तो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं, यानी 2 पुरुष मतलब ज़्यादा बच जा रहे हैं, फादिल बोल सकते हैं आप। लताविया में क्या स्थिति है, लताविया में स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। वहाँ पर क्या है कि स्त्रियां 100 हैं और पुरुष 85 हैं, तो यानी पुरुष 15 कम पड़ जाते हैं। स्त्रियां वहाँ पर 100 क्यों हैं और पुरुष 85 क्यों हैं, क्योंकि वहाँ के जो पुरुष हैं वो प्रवास कर चुके हैं। पिछली कुछ समय पहले मैंने आपको बताया प्रवास क्या होता है। तो रोजगार और काम के लिए वहाँ पर लोग प्रवास कर चुके हैं, तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या कम हो गई है, स्त्रियों की संख्या। औसत यहाँ पर बात की जाती है, औसत यानी सर्वाधिक उच्चतम लिंगानुपात लताविया या लैटविया में है।
कितना है, 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। तो यानी अच्छा लिंगानुपात है, स्त्रियों की स्थिति वहां पर अच्छी है। निम्न लिंगानुपात, सर्वाधिक निम्न लिंगानुपात किस देश में है, तो संयुक्त अरब अमीरात में है। वहां पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। यानी स्त्रियां केवल औसत में बात की जाए तो 100 स्त्रियां हैं और 311 पुरुष हैं उनके पीछे। तो आप वहां की स्थिति समझ रहे होंगे कि जहां पर देखिए, अब अगर इस टॉपिक से थोड़ा सा हम हट कर बात करें तो जहां पर स्त्रियों की संख्या ज्यादा होगी, पुरुषों की संख्या कम होगी। मान लीजिए स्त्रियों की संख्या 100 है, पुरुषों की संख्या 50 है, तो वहां पर संभावना यह बन सकती है, वहां की मान्यता यह बन सकती है कि एक पुरुष से दो दो स्त्रियों को शादी करनी पड़े, या एक पुरुष दो दो स्त्रियों से शादी कर ले। तो जहां पर स्त्रियों की जनसंख्या अधिक है, पुरुषों की कम है, शादी तो सबकी होनी है, तो एक पुरुष से दो दो स्त्रियों की शादी हो सकती है। या फिर इस तरह से अगर स्थिति है, 400 स्त्रियां हैं, 100 पुरुष हैं, तो 3-3-4 स्त्रियां एक पुरुष से शादी करेंगी। अगर इसी के विपरीत बात करें, स्त्रियां हैं 50 और पुरुष हैं 100, तो ये भी हो सकता है कि एक स्त्री के दो पुरुष हों। तो ये सब चीज़ तो समझने वाली, देखिए जो भूगोल है इसे केवल आप समझते हुए चलेंगे तो कोई भी कठिन सा टॉपिक नहीं है। लिंगानुपात छोटी सी चीज़ है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। अपने गांव में ही देख लीजिए कि 1000 पुरुष हैं तो उसमें कितनी स्त्रियां हैं, एक 1000 पुरुष में कितनी स्त्रियां हैं, लिंगानुपात कहलाएगा। लिंगानुपात आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। और हाँ, इसके बाद हम जो टॉपिक में चर्चा करेंगे वो है आयु संरचना। आयु संरचना क्या होती है? आयु संरचना में दो चीजें होती हैं, एक होता है आश्रित जनसंख्या, एक होती है कार्यशील जनसंख्या। आयु संरचना 3 तरह की होती है, 0 से लेकर के 14 वर्ष तक, और 15 से लेकर के 59 वर्ष तक, 15 से लेकर के 59 वर्ष तक, और 15 से 59, 59 के बाद 60 से ऊपर वाली जनसंख्या। जो 60 से ऊपर वाली जनसंख्या और 0 से लेकर 14 वाली जो जनसंख्या है, इसे बोलते हैं आश्रित जनसंख्या। क्यों? क्योंकि 0 से 14 के बीच में बच्चे आते हैं और 60 के ऊपर वृद्ध आते हैं, जिसे आप बूढ़े भी बोल सकते हैं। तो बीच में जो है वो कार्यशील जनसंख्या है, यानी कार्यशील जनसंख्या पर ही आश्रित जनसंख्या निर्भर करती है। तो आयु संरचना 3 प्रकार की है, 0 से 14, 15 से 59, 59 यानी 60 के ऊपर वाली। ये आयु संरचना की बात है। साक्षरता क्या होती है? साक्षरता 7 वर्ष से अधिक, मतलब 7 वर्ष से कम की बात नहीं की जाएगी, 7 वर्ष से एबव अधिक जनसंख्या जो है, शिक्षित जनसंख्या, 7 वर्ष से ऊपर की शिक्षित जनसंख्या ही वहाँ की साक्षरता कहलाती है। व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना की बात करें तो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया में उत्पादन से संबंधित, कच्चे माल संबंधित और कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो किस में आते हैं? प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में क्या आते हैं? निर्माण, विनिर्माण, उद्योग धंधे, मिल, फैक्ट्रियां, जो भी काम निर्माण से संबंधित हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं द्वितीयक क्रियाओं में। और तृतीयक क्रियाओं में क्या आता है? तृतीयक क्रियाओं में आता है उसे सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है और परिवहन भी आता है। तो ये सारी चीजें, ये तो व्यावसायिक संरचना में आ गई। अगली चीज है आयुलिंग पिरामिड। आयुलिंग पिरामिड क्या होता है? आयुलिंग पिरामिड 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विस्तारित जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या यानी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो उसका कौन सा लिंग पिरामिड बनेगा? इसका मैं आपको चित्र बारी बारी से दे दूंगा। विस्तारित होती जनसंख्या का जो पिरामिड होगा वो होगा त्रिभुजाकार। किसके आकार का होगा? त्रिभुजाकार होगा, आप देख भी सकते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें उच्च जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर होती है। उच्च जन्म दर जहां पर भी होगी, किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर बात करें तो जहां पर उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर होगी, वहां पर होगी विस्तारित होती जनसंख्या, यानी त्रिभुजाकार वहां पर पिरामिड बनेगा। ये कहाँ पर होता है? नाइजीरिया में ऐसा है, बांग्लादेश में भी है और मैक्सिको में भी है। ये जो पिरामिड है, कौन सा पिरामिड? विस्तारित होती जनसंख्या यानी त्रिभुजाकार पिरामिड जो है। आयुलिंग पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड, स्थिर जनसंख्या का पिरामिड और ह्रासमान यानी कम होती जनसंख्या, ऋणात्मक जनसंख्या का पिरामिड। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड क्या होता है?
ये घंटी के आकार का होता है, लेकिन इसका शीर्ष जो होता है, इसका जो शीर्ष होगा वो सुंडाकार होगा। आप इसका भी चित्र देख सकते हैं। और अगली चीज अगर मैं इसमें बात करूं, आयुलिंग पिरामिड, आयु की बात करें तो मैं आपको बता दिया 0 से 14, फिर उसके बाद 15 से 59, फिर 60 से ऊपर वाली जनसंख्या, ये आयुलिंग संरचना है। तो इसका पिरामिड विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का घंटी आकार का पिरामिड बनता है और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है, इसीलिए इसका आकार घंटी के आकार का होता है। ह्रासमान जनसंख्या में क्या होता है कि इसका आधार संकीर्ण होता है, इसका आधार संकीर्ण होता है तथा शीर्ष शुंडाकार होता है। अब इसे आप आधार संकीर्ण शीर्ष शुंडाकार, आप इसे चित्र में भी देख सकते हैं। जनसंख्या ऋणात्मक किसमें होगी, या फिर जो जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि या तो ऋणात्मक होगी या तो जनसंख्या वृद्धि एकदम शून्य होगी, यानी जनसंख्या एकदम स्थिर है, आगे ना तो बढ़ रही है या तो घट ही रही है। तो ये ऐसा जो होता है ये विकसित देशों में होता है। इसका उदाहरण आप जापान को ले सकते हैं, और स्थिर जनसंख्या का उदाहरण आप ऑस्ट्रेलिया को मान लेंगे, और जो विस्तारित होती जनसंख्या है इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, मैक्सिको है, ये आप समझ सकते हैं। जनसंख्या संगठन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका ये भी लेसन आपका समाप्त हो गया।